ठीक है, चलिए कॉल आज हम लोग पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी की कालावधि में भूगोल का विकास, कॉल रिटर के बारे में। कॉल रिटर के संक्षिप्त इस विषय को समझने के लिए हम कॉल रिटर को 5 भागों में विभक्त कर लेते हैं। सबसे पहले हम कॉल रिटर के संक्षिप्त परिचय को जानेंगे, फिर हम भूगोल के लिए उनके योगदान को जानेंगे, फिर हम उनकी प्रमुख रचनाओं को जानेंगे, फिर उनकी प्रमुख अवधारणाओं को जानेंगे, और उसके बाद में हम विधितंत्र के बारे में उनके पढ़ेंगे कि उन्होंने किस प्रकार का शोध विधितंत्र को डेवलप किया, या उन्होंने जितना भी अध्ययन कार्य किया वो किस तरीके के शोध विधितंत्र के अध्ययन अंतर्गत किया, उनकी कौन कौन सी प्रमुख अवधारणाएं हैं, उन्होंने कौन कौन सी प्रमुख भौगोलिक अवधारणाओं को विकसित किया। आप सबको आवाज आ रही है? ठीक है, जिसके पास आवाज नहीं जा रही है, मेरे पास अभी अभी मैसेज आया है, तो वो समझिए वहां के नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्लास को डिस्टर्ब करने से पहले मतलब आप लोग अपने यहाँ का नेटवर्क चेक कर लें, क्योंकि बाकी सब बच्चों के यहाँ आवाज जा रही है, इधर से नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों के यहाँ के नेटवर्क की दिक्कत है, प्लीज। हाँ, तो हम लोग कॉल लिटर को पढ़ रहे थे, तो कॉल लिटर के संक्षिप्त परिचय को पढ़ेंगे, उन्होंने भूगोल को क्या योगदान दिया इसके बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रमुख अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने भूगोल को कौन कौन सी प्रमुख अवधारणाएं दी, और हम उनके द्वारा विकसित की गई शोध विधितंत्र या अध्ययन पद्धति को पढ़ेंगे, या अनुसंधान पद्धति को पढ़ेंगे कि उन्होंने किस प्रकार की शोध पद्धति का अनुसरण किया और किस प्रकार की शोध पद्धति का विकास किया। इस संदर्भ में सबसे पहले हम पहला बिंदु लेते हैं कॉल रिटर का संक्षिप्त परिचय। इनका जो जीवन काल है वो 1779 से 1859 तक है, यानी कि 1779 में इनकी पैदाइश हुई और 1859 में इनका देहांत हुआ। ये हम्बोल्ट के समकालीन जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। ये दोनों लोग एक साथ बर्लिन में रहे हैं, एक ही वक्त के हैं, एक ही साथ के हैं। और 1859 जो बताया जा रहा है, 1859 में ही हम्बोल्ट की मृत्यु हुई है और 1859 में ही रिटर की मृत्यु हुई है। इनके ऊपर गुटुस्मुथ का विशेष प्रभाव पड़ा है। गुटुस्मुथ एक विद्वान है, साथ ही साथ रूसो और जी सॉलमेन व पेस्टोलॉजी के छायावादी दर्शन से ये प्रभावित थे, यानी कि रूसो और सॉल्जमैन जैसे ने जो दर्शन दिया ये उससे प्रभावित थे। इनकी जो विचारधारा है वो ईश्वरवादी विचारधारा है, जिसको कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, ईश्वरवादी विचारधारा या सोद्देश्य विचारधारा या प्रयोजनवादी विचारधारा। साथ साथ ये भूगोल, इतिहास, शिक्षा शास्त्र, भौतिकी, रसायन, खनिज विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान का इन्होंने अध्ययन किया है। 1818 में ये फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर बने और 1820 में ये जर्मनी के पहले भूगोल के प्रोफेसर थे। ठीक है, जर्मनी में पहला भूगोल का प्रोफेसर कौन था? कॉल रिटर। 1820 में ये इनके साथ में एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट जुड़ा हुआ है, लेकिन ये साथ साथ इतिहास के भी जानकार थे, क्योंकि 1818 में फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में इनको इतिहास का प्रोफेसर बनाया गया था। इन्होंने बर्लिन ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना की है और इस सोसाइटी के माध्यम से इन्होंने जीवन भर भूगोल का विकास किया और भूगोल को योगदान दिया। अब भूगोल के लिए जो योगदान है इनका, इसको अब आप समझ लीजिए कि इन्होंने भूगोल को किस किस तरह से योगदान दिया, किस किस तरह से भूगोल का इन्होंने विकास किया। ये क्षेत्र कार्य के प्रति निष्ठावान रहे, फील्ड स्टडी, यानी कि जो उनका अध्ययन क्षेत्र है स्वयं वहां पे जाना, जा करके तथ्यों को देखना, घटनाओं को देखना, उनका अवलोकन करना, उनका परीक्षण करना, इस तरीके का क्षेत्रकार जो कि सर्वेक्षण से संबंधित हो, उसके प्रति ये निष्ठावान रहे। यानी कि इन्होंने जो कुछ भी सीखा वो एक बंद कमरे में बैठ के भूगोल को नहीं सीखा, उन्होंने करके सीखने की पद्धति पे जोर दिया। उसके बाद में इनकी जो शोध विधि थी वो अनुभविक थी। अनुभविक का मतलब है इन्होंने हर प्रत्येक तथ्य को स्वतः परीक्षण किया, स्वतः उसकी अनुभूति करी और स्वतः विभिन्न तथ्यों के आधार पे उन्होंने निष्कर्ष निकाले। यानी कि इन्होंने अनुभविक शोध पद्धति का भी विकास किया। अनुभविक शोध पद्धति हम्बोल्ट की भी थी। ठीक है, इन्होंने मानव और प्रकृति के मध्य अंतर संबंधों को देखा। क्षेत्र सर्वेक्षण के माध्यम से इन्होंने स्विट्जरलैंड और इटली के भौतिक एवं सांस्कृतिक दृश्यावली का भी अध्ययन किया। अपनी यात्रा पर इन्होंने जो भूगोल के लिए यात्राएं करी, उसके आधार पर इन्होंने यूरोप का इतिहास, भूगोल एवं सांख्यिकीय विशेषताओं का अध्ययन किया। यानी कि यूरोप की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और
क्वांटिटेटिव स्टडी, यानी कि वहां पे विभिन्न चीजों की मतलब जो विशेषताएं हैं उनका मात्रात्मक अध्ययन किया। ठीक है, वहां की सांख्यिकीय विशेषताएं जो हैं उनका अध्ययन किया। इन्होंने यूरोप के धरातलीय और आर्थिक विशेषताओं पे 6 मानचित्र भी बनाए हैं और बर्लिन ज्योग्राफिकल सोसाइटी, जैसा कि मैंने बताया, उसकी स्थापना की थी। उस स्थापना से इन्होंने भूगोल का विकास किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं 1804 में यूरोप का ऐतिहासिक, भूगोल एवं सांख्यिकीय विशेषताओं का अध्ययन प्रस्तुत किया 1804 में। उसके बाद में यूरोप की मानचित्रावली में धरातलीय, प्राकृतिक एवं आर्थिक विशेषताओं पर 6 मानचित्र इन्होंने प्रस्तुत किए। 1810 में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, नवीन भूगोल, जो कि अप्रकाशित रहा, न्यू ज्योग्राफी के नाम से यह ग्रंथ अप्रकाशित रहा। इन्होंने भूगोल के विधि तंत्र यानी कि अध्ययन पद्धति, शोध पद्धति, आप ये समझिए विधि तंत्र का मतलब होता है शोध पद्धति। उन्होंने शोध पद्धति पे बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखे, बहुत सारे शोध पत्र लिखे। इन्होंने बताया कि काला एवं कैस्पियन सागर के मध्य स्थित प्रदेशों का मानव स्थानांतरण, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन, यानी कि काला और कैस्पियन सागर के मध्य जो प्रदेश स्थित हैं वहां ह्यूमन माइग्रेशन यानी कि मानव स्थानांतरण का सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन। क्यों, क्या उसके कल्चरल फैक्टर्स हैं और क्या उसके हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, इस चीज की इन्होंने स्टडी करी। इसके बाद जिस ग्रंथ के लिए जाने जाते हैं उसका नाम है अर्धकुंडे। याद कर लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है कि अर्धकुंडे किसकी पुस्तक है। अर्धकुंडे कार्ल रिटर की पुस्तक है। तो इन्होंने अर्धकुंडे के 19 अंकों की रचना की। ठीक है, अर्धकुंडे के 19 वॉल्यूम है। अर्धकुंडे एक जर्मन शब्द है जिसका अभिप्राय होता है पृथ्वी का विज्ञान। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से याद कीजिए। अर्धकुंडे के 19 वॉल्यूम है। अर्धकुंडे रिटर की पुस्तक है। अर्धकुंडे का मतलब होता है पृथ्वी का विज्ञान। अब भाई बात आती है कि रिटर की संकल्पनाएं या अवधारणाएं क्या थी प्रमुख। तो रिटर की जो प्रमुख अवधारणाएं थी, तो रिटर की प्रमुख 7 अवधारणाएं थी। रिटर की पहली अवधारणा, इनकी पुस्तक से ही शुरू करते हैं, अर्धकुंडे यानी कि पृथ्वी के विज्ञान की अवधारणा। रिटर की दूसरी अवधारणा, अंतर संबंध का भूगोल। तीसरी अवधारणा की भूगोल की मानव केंद्रित अवधारणा। चौथी अवधारणा, पृथ्वी एक संपूर्ण इकाई के रूप में। पांचवी अवधारणा, ईश्वर की उद्देश्यवादी विचारधारा। छठी अवधारणा, प्रकृति का इतिहास या मानव पर प्रभाव। और छठी अवधारणा, लांडेर कुंडे या प्राकृतिक प्रदेशों की अवधारणा। अब देखिए भाई, एक एक करके इसका विवेचन ध्यान से सुनिएगा। पहली अवधारणा क्या है, पृथ्वी का विज्ञान। अर्धकुंडे यानी कि पृथ्वी का विज्ञान पृथ्वी को पूर्ण यानी कि सर्वाधिक पूर्ण एवं व्यापक दृश्य में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। यानी कि पृथ्वी का विज्ञान पृथ्वी को टोटलिटी में देखता है, होलिटी में देखता है, यानी कि ये संपूर्ण है, कोई भी चीज पूर्ण हो, यानी कि वो पृथ्वी का पूर्ण और समग्र और व्यापक अध्ययन करने की प्रस्तुत करता है। वो रिटर इसमें बताते हैं कि भूगोल का लक्षण धरातलीय है, ठीक, और भूगोल जो मानव है और मानव जीवन के आधार से संबंधी है। जो भूगोल, ये जो अर्धकुंडे है, ये जो पृथ्वी का विज्ञान है, इसका एक लक्षण क्या हुआ, धरातलीय है, और इसका जो दूसरा लक्षण मानव है वो जीवन के आधार से संबंधित है। इस तरीके से भूगोल क्या हुआ, पूर्ण हुआ। एक के इतिहास को दूसरे के भूगोल के बिना नहीं समझा जा सकता। यानी कि मानव के इतिहास को उसके क्षेत्र या उसकी पृथ्वी के भूगोल के बिना नहीं समझा जा सकता। यानी कि मानव का जो भी विकास हुआ है वो धरातलीय प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर हुआ है। ठीक है, ये कह रहे हैं। यानी कि यहां पे वो एक अंतर संबंध स्थापित कर रहे हैं कि मानव के इतिहास को अगर समझना है, मानव जीवन के इतिहास को समझना है, तो आपको इस अर्धकुंडे को समझना पड़ेगा, इस पृथ्वी के विज्ञान को समझना पड़ेगा। और इन दोनों को ही मिला करके हमारा जो अर्धकुंडे है वो पूर्ण बनता है। ठीक है, इसके बाद वो पुनः स्पष्ट कर रहे हैं कि भूगोल का उद्देश्य
स्वतंत्र रूप से ना तो पृथ्वी का अध्ययन है ना ही उसके तथ्यों का अध्ययन है। देखिए भूगोल का जो पर्पज है, आप ये कहें कि सिर्फ पृथ्वी का अध्ययन है या सिर्फ पृथ्वी का विज्ञान है या सिर्फ उसके भौतिक लक्षणों का ही अध्ययन है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि वो पृथ्वी के संबंध में मानव से जो संबंध हैं वो ऐसे संबंध जिन्हें कि विभाजित करके पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसे संबंधों का अध्ययन है, यानी कि एक तरफ पृथ्वी भी रहेगी, एक तरफ मानव भी रहेंगे और बीच में उसके अंतर संबंध भी रहेंगे। इस तरीके से अर्धकुंडे पृथ्वी को सर्वाधिक पूर्ण एवं व्यापक दृष्टि से प्रस्तुत करती है। यह है अर्धकुंडे की अवधारणा। दूसरी अवधारणा है अंतर संबंध का भूगोल। अंतर संबंध के भूगोल में सबसे पहले यह समझ लीजिए कि रिटर ने शुद्ध भूगोल को अस्वीकारा। ठीक है, उन्होंने यह माना, ये जो शुद्ध भूगोल में टर्म लेकर के आ रहा हूं, ये असल में 18वीं शताब्दी के भूगोल का है। जब भूगोल का विकास हुआ, वो भूगोल का विकास जो आप लोगों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं था, इसलिए यहां पे जो नाम आ रहे हैं वो आप लोगों ने पहली बार सुने हैं। ठीक है, तो रिटर ने गैटियर तथा होमेर के शुद्ध भूगोल की धारणा को अस्वीकारा और ज्यूने के मत का समर्थन किया। ज्यूने का मत क्या था? ज्यूने ने यह बताया कि किसी क्षेत्र की भू रचना जलवायु, पौधों, जंतुओं और मनुष्यों में अंतर संबंध की धारणा का समर्थन करता है, कि किसी भी क्षेत्र की जो भू रचना है, जलवायु है, पौधे, जंतुओं और मनुष्यों में अंतर संबंध, यानी कि ये सारे तत्व आपस में अंतर संबंधित है, इस धारणा का समर्थन करता है किसी भी क्षेत्र की भू रचना। तो अब इस तरीके से वो पुनः ये बता रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पृथ्वी और मानव के बीच में संबंध है, यानी कि पृथ्वी के भौतिक लक्षण मानव के इतिहास से संबंधित हैं। प्रकृति के विविध लक्षणों में विविधता पाई जाती है, वो विविधता मानव के माध्यम से अंतर संबंधित है, यानी कि मानव एक कॉमन फैक्टर है जो प्रकृति की विविधता में पाया जाता है। यानी कि इस तरीके से प्रकृति के विभिन्न तत्व आपस में एक होते हैं और वो मानव के साथ में अंतर क्रिया करते हैं। पृथ्वी और मानव के बीच में जो संबंध पाए जाते हैं वो अनन्योन्याश्रित पाए जाते हैं, यानी कि दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इस तरीके से अंतर संबंध के भूगोल का उन्होंने की संकल्पना उन्होंने प्रस्तुत की। जैसे कि आप अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भूगोल का उद्देश्य स्वतंत्र रूप से ना तो पृथ्वी का अध्ययन ही है और ना ही उसके तथ्यों का ही अध्ययन है, अपितु पृथ्वी के संदर्भ में मानव के अनन्योन्याश्रित संबंधों का अध्ययन है। इसी को कहा गया अंतर संबंध का भूगोल। अब भूगोल की मानव केंद्रित अवधारणा, मानव केंद्रित अवधारणा रिटर ने एक तरीके से सबसे पहली बार प्रस्तुत की थी। हम्बोल्ट ने मानव को महत्व दिया था, लेकिन अपनी अवधारणा को मानव केंद्रित नहीं बनाया था। कोई भी चीज जब केंद्र में होती है तो उसकी महत्ता सर्वाधिक होती है। उन्होंने मानव को भूगोल में जोड़कर भूगोल को एक गत्यात्मक स्वरूप दे दिया। कैसे? मानव स्वयं क्या है? क्रियाशील है, निरंतर वो क्रियाएं करता रहता है। तो जब आप किसी क्रियाशील तत्व को अपने विषय में जोड़ेंगे तो जो आपका विषय हो जाएगा वो परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक हो जाएगा। यानी कि जिस तरीके से मानव क्रियाशील है उस तरीके से आपका विषय भी गत्यात्मक हो जाएगा, नए नित्य नए परिवर्तन होते जाएंगे और नित्य नया भूगोल का सृजन होता जाएगा। ठीक इसी तरीके से उन्होंने पृथ्वी को प्रदेशों में विभाजित करके उन प्रदेशों के धरातलीय लक्षणों के विश्लेषण के साथ साथ मानव जीवन के आधार संबंधी लक्षणों का अध्ययन भी किया जाना चाहिए, इस बात को जोड़ दिया। यानी कि पृथ्वी पे विभिन्न प्रकार के प्रदेश हैं, प्रदेश की अवधारणा को समझिए। समांगी विशेषताओं वाले क्षेत्र हैं, उन समांगी विशेषताओं वाले क्षेत्र में मानव की जीवन की पद्धति क्या है, यानी कि वहां के जो धरातलीय लक्षण हैं उन धरातलीय लक्षण को मानव जीवन से जोड़ना चाहिए और मानव जीवन से जोड़ करके ही उनका विश्लेषण करना चाहिए। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि भूगोल में पृथ्वी का वर्णन मानव घटनाओं यानी कि इतिहास के आधारभूत को ज्ञात करने के लिए किया जाना चाहिए। यानी कि मानव घटनाओं यानी कि मानव का जो इतिहास है उसको पृथ्वी के वर्णन के संदर्भ में देखना चाहिए कि इस समय ये धरातलीय परिस्थितियां थी तो मानव का इतिहास ऐसा था, फिर धरातलीय परिस्थितियों में ये परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन हुआ। जैसे जैसे पृथ्वी में परिवर्तन होता गया वैसे वैसे मानव इतिहास में ये परिवर्तन होता गया। यानी कि मानव घटनाओं का इतिहास किसके इतिहास से जुड़ा हुआ है? पृथ्वी के वर्णन से जुड़ा हुआ है।
इस तरीके से भूगोल की मानव केंद्रित इन्होंने अवधारणा प्रस्तुत की। इन्होंने पृथ्वी को एक संपूर्ण इकाई के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, रिटर ने अपने उद्देश्य की व्याख्या करते हुए बताया है कि समस्त स्थल के सजीव प्रस्तुतिकरण के लिए प्राकृतिक और कृषि उत्पादनों, प्राकृतिक और मानवीय लक्षणों को अलग अलग तथा एक संबद्ध के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि मानव और प्रकृति के विषय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अनुमान स्वयं प्रत्यक्ष हो जाए, विशेषकर जब उसकी साथ साथ तुलना की जाए। अब देखिए, सुनने में तो ये आपको काफी कठिन लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको आसान करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। समस्त स्थल का सजीव प्रस्तुतिकरण, यानी कि जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के का जीवंत अध्ययन, ठीक है, वहां के भूगोल का जीवंत अध्ययन करने के लिए प्राकृतिक जो वहां का नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना में जैसे वहां का उच्चावच है, ठीक है, इस तरीके की जो वहां पे चीजें हैं, तो वहां पे का जो नेचुरल फिनोमिना है उसका कृषि पे, यानी कि जो स्थल रूप है वहां उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे, प्राकृतिक और मानवीय लक्षणों का, जैसे कहीं पे पहाड़ हैं, नदियां हैं, उनका मानव के संबंध में, यानी कि जो वहां पे मानव रह रहा है उसके संबंध में अलग अलग, यानी कि पृथक रूप से और संबद्ध रूप से। अगर वहां पे नदी है तो उस नदी ने वहां के मानव के जीवन पे क्या विकास डाला है, उस मानव के विकास को क्या दिया है और उस मानव के विकास को कहां अवरुद्ध किया है। इन दोनों ही चीजों का आपस में मतलब संबद्ध करके अध्ययन किया जाए। इस तरीके से जब अध्ययन होगा मानव और प्रकृति के विषय में, तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुमान बताया जाएगा जब हम अनुमान होगा इस पृथ्वी के बारे में, इस पृथ्वी को जानने के बारे में, जब हम दोनों को साथ साथ इस तरीके से तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। रिटर ने अर्धकुंडे के प्रथम खंड में अफ्रीका को 4 प्रदेशों में विभक्त करने के बाद में पुनः उप प्रदेशों में विभक्त किया और फिर पुनः प्रदेशों तथा उप प्रदेशों को एकत्रित करके व्यक्तिगत पूर्ण के रूप में उनका वर्णन किया। अब देखिए यहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अफ्रीका अर्धकुंडे में जो उन्होंने मेथड अपनाया वो ये अपनाया, अफ्रीका का जब वो अध्ययन कर रहे थे उन्होंने संपूर्ण अफ्रीका को 4 प्रदेशों में विभक्त कर दिया। उन 4 प्रदेशों को फिर से वहां पे पाई जाने वाली विभिन्न विशेषताओं के आधार पर फिर उनको उप प्रदेशों में पृथक कर दिया। फिर उन प्रदेशों और उप प्रदेशों का अध्ययन किया। उसके बाद अध्ययन से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए उनको एक जगह एकत्रीकृत करके, उनको संग्रहित करके, उनका विश्लेषण और संश्लेषण करके उन्हें एक पूर्णता के रूप में उनका वर्णन किया। इस तरीके से उन्होंने पृथ्वी को एक संपूर्ण इकाई के रूप में प्रस्तुत किया। अब इसके बाद जो कार्ल रिटर की अगली संकल्पना है वो ईश्वर उद्देश्यवादी संकल्पना है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की जो सृष्टि का नियोजन करता है, जो प्लानर है, जो सृष्टि को गवर्न कर रहा है वो ईश्वर है। प्रकृति की प्रत्येक व्यवस्था के पीछे ईश्वर का कोई ना कोई उद्देश्य और कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य छिपा होता है। आप प्रकृति की कोई भी व्यवस्था देख लें, वहां पे ईश्वर का कोई ना कोई उद्देश्य या कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य छिपा हुआ होगा। प्रकृति क्या है? अहम या आत्म के अस्तित्व में आने की प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद वो ये बताते हैं कि ईश्वर ने प्रत्येक क्षेत्र को वह आकृति और वह स्थिति प्रदान की है जो उसके ऊपर निवास करने वाली मानव जाति के विकास में अपनी निश्चित भूमिका निभा सके। यानी कि अगर कहीं पे मानव अपना विकास अधिक तेजी से कर पा रहा है तो ईश्वर ने उस क्षेत्र को वह आकृति, वह स्थिति, यानी कि वह भौगोलिक आकृति या वो भौगोलिक स्थिति या जो प्राकृतिक सिचुएशन दी है या जो प्राकृतिक संसाधन दिए है, यानी कि ईश्वर ने निश्चित रूप से उसको विभिन्न प्रकार की देने दी हैं जिससे कि मानव जाति अपना विकास कर सके। इसके बाद इन्होंने बताया कि प्रकृति के इतिहास या मानव पर प्रभाव। ऐतिहासिक विविधता, जो हमारी इतिहास की विविधता है, वो भौगोलिक विविधता का ही परिणाम है, ठीक है।
किसी क्षेत्र की मानव जाति के इतिहास को उस क्षेत्र के भूगोल के बिना नहीं समझा जा सकता। मानव समुदायों का कालानुक्रम में परिवर्तनशील स्वरूप में भौगोलिक दशाओं का व्यापक प्रभाव पड़ा है। इसको अभी हम लोग पीछे एक्सप्लेन कर रहे थे कि किसी भी क्षेत्र की जो मानव जाति का इतिहास है उसको वहां के भूगोल के बिना नहीं समझा जा सकता। यानी कि जैसे जैसे उस क्षेत्र का भूगोल परिवर्तित हुआ है, मानव जाति का इतिहास भी परिवर्तित हुआ है। यानी कि इस मानव जाति का जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं उसके भूगोल से जरूर जुड़ा हुआ रहा है। इसके बाद उन्होंने प्राकृतिक प्रदेशों की अवधारणा प्रस्तुत की, यानी कि प्रादेशिक अध्ययन के लिए उन्होंने लांडेर कुंडे का प्रयोग किया। ठीक है, लांडेर कुंडे का मतलब होता है प्रादेशिक अध्ययन। उन्होंने लांडेर कुंडे की अवधारणा को प्रस्तुत किया। क्रमबद्ध प्रणाली के आधार के स्थान पर उन्होंने प्रादेशिक प्रणाली का प्रयोग किया और पृथ्वी के राजनीतिक क्षेत्रों के स्थान पर प्राकृतिक प्रदेशों के को अध्ययन का आधार बनाया। अब देखिए, राजनीतिक क्षेत्र, एक हमारी प्रशासनिक सीमाएं होती हैं, एक हमारी प्राकृतिक प्रदेशों की सीमाएं होती हैं, दोनों पृथक होती हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। भूगोल का जो मूलभूत रूप से अध्ययन करने का आधार रहा है वो प्रदेश रहा है, ना कि राज्य रहा है। राज्य की सीमा, जिला की सीमा, ये आपकी प्रशासनिक इकाइयां हैं, इनकी प्रशासनिक सीमाएं हैं। लेकिन जब हम प्रदेश कहते हैं, जैसे कि कृषि प्रदेश कहेंगे या फिर हम नगर प्रदेश कहेंगे, तो उसकी सीमाएं प्रशासनिक नहीं होती, उसकी सीमाएं भौगोलिक होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि इन्होंने जिस तरीके की प्रणाली अपनाई है उसमें उन्होंने अपने अध्ययन का आधार राजनीतिक क्षेत्रों को नहीं बनाया है, प्राकृतिक प्रदेशों को अपने अध्ययन का आधार बनाया है। इसीलिए उन्होंने प्राकृतिक प्रणाली का प्रयोग किया है और प्रादेशिक अध्ययन के लिए उन्होंने लार्डेन कुंडे का प्रयोग किया है। इस संपूर्ण अवधारणा को लार्डेन कुंडे की अवधारणा कही जाती है। तो यह हो गई मूलभूत रूप से कॉल रिटर की प्रमुख अवधारणाएं। अब कॉल रिटर के आप विधि तंत्र को समझ लीजिए कि इन्होंने किस तरीके का विधि तंत्र अपनाया अपने शोध के लिए और किस तरीके के शोध का विकास किया। तो इन्होंने जिस विधि का अपनाया है, तो जो रिटर ने निगमात्मक विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया है, यानी कि रिटर सत्यापनों एवं अन्य विधियों के माध्यम से मान नियमों से नवीन निष्कर्ष एवं सिद्धांतों को प्रतिपादित करने की चेष्टा करते थे। यानी कि वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते थे। जो नियम स्थापित हैं वो सामान्य नियमों को पहले प्रस्तुत करते थे, फिर उनके संबंधों की स्थापना करते थे, फिर उनका परीक्षण करते थे, फिर नवीन निष्कर्ष एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करते थे। यानी कि वो सामान्य से विशिष्ट की ओर की यात्रा करते थे। जो उनकी विधि है वो अनुभविक है, यानी कि वो स्वयं सावधानी पूर्वक प्रेक्षण करते थे, प्रेक्षणों को एकत्रित करते थे, उसके बाद उसी के अनुसार सत्य का निश्चय करते थे। रिटर स्वयं कहते थे कि हमें पृथ्वी के नियमों के बारे में स्वयं पृथ्वी से पूछताछ करनी चाहिए। हमबोल्ट ने भी रिटर की अनुभाविक विधि के बारे में लिखा है कि जो उसकी पुस्तक है उसके बारे में वो नोट दे रहे हैं कि उसमें परिकल्पनाओं से प्रेक्षण की ओर नहीं, प्रेक्षण से प्रेक्षण की ओर बढ़ा गया है। यानी कि हमबोल्ट स्वयं रिटर की अनुभाविक विधि और उनकी प्रेक्षण की शोध शैली की प्रशंसा कर रहे हैं। फिर विशाल विश्वसनीय सूचना स्रोतों का प्रयोग। रिटर ने एक खास बात करी कि रिटर ने जो विश्वसनीय शोध सामग्री पहले से उपलब्ध थी उसको एकत्रित करी, एकत्रित शोध सामग्री को व्यवस्थित किया और फिर उस एकत्रित शोध सामग्री का परीक्षण किया कि क्या वह उपयुक्त है या नहीं। फिर एकत्रित शोध सामग्री में जो भी विरोधाभासी तथ्य थे उनको चिन्हित किया और जो विरोधाभासी तथ्य निकले फिर उनका पर्यवेक्षण किया। इस तरीके से उसने नवीन वैज्ञानिक निष्कर्षों की प्राप्ति की। उसने मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसने एक तरफ से पर्यवेक्षण करना शुरू कर दिया या एक तरफ से आंकड़ों को पुनः एकत्रित करना शुरू कर दिया, नहीं। उसने जो विश्वसनीय शोध सामग्री उपलब्ध थी उसको एकत्र किया। यह बहुत खास बात है। फिर उस एकत्रित शोध सामग्री को व्यवस्थित किया, फिर कि उस व्यवस्थित सामग्री का उसने परीक्षण किया। फिर उस परीक्षण करने के बाद उसे पता लगा कि यहाँ पे दोष हो सकता है या ये सामग्री गलत हो सकती है,
क्योंकि ये परिणाम, ये जो निष्कर्ष आ रहे हैं, ये विरोधाभासी यानी कि विपरीत आ रहे हैं। तो उसने विरोधाभासी विषयों का पुनः पर्यवेक्षण किया और इस प्रकार से उसने नवीन वैज्ञानिक निष्कर्षों की प्राप्ति की। फिर इसके बाद पर्यवेक्षणों का समन्वयन तथा नियमबद्ध करना। उसने स्थान यानी कि स्पेस के आधार पर तत्वों को क्षैतिज एवं लंबवत सह संबंधित किया। तत्वों को विशिष्टता के आधार पर उसने प्रदेशों का निर्धारण किया। अर्थपूर्ण एवं सुसंगत पृथ्वी की इकाई की व्याख्या हेतु सामग्री का संकलन एवं परीक्षण किया और प्राप्त वर्णनों से सामान्य नियम एवं सूत्र का निर्माण किया। यानी कि उसने विभिन्न तत्वों को, जो विभिन्न प्रकार के पर्यवेक्षण थे, उन पर्यवेक्षणों को आपस में विश्लेषण और संश्लेषण के माध्यम से उनको समन्वित करके उनको नियमबद्ध करने का कार्य किया। उसने प्रादेशिक विधि की स्थापना की। प्रादेशिक विधि के बारे में अभी अभी बात हो रही थी, ठीक है। प्रादेशिक विधि का संस्थापक होने का गौरव कॉल रिटर को प्राप्त है। उसने क्रमबद्ध प्रणाली के स्थान पर प्रादेशिक प्रणाली का प्रयोग किया। राजनीतिक क्षेत्रों के स्थान पर तत्वों की विशिष्टता के आधार पर उसने प्रदेशों का निर्धारण किया और इन प्रदेशों का निर्धारण को अपने अध्ययन का आधार बनाया। उन्होंने ये भी बताया कि इन तत्वों के आधार पर प्रदेश की आत्मा या एकता को समझा जा सकता है। उन्होंने प्राकृतिक प्रदेशों को ही अपने अध्ययन का आधार बनाया। इसके बाद तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में कारण प्रभाव संबंध है, तो उसने तुलनात्मक विधि का अनुसरण किया। तत्वों का वर्गीकरण तुलना को सुगम बना देता है। जैसे कि एक प्रदेश में एक तत्व पाया जाता है, दूसरे प्रदेश में दूसरा तत्व पाया जाता है। हम दो प्रदेशों को, उनकी समानताओं और विभिन्नताओं को किससे जान सकते हैं? तुलना के द्वारा आप जान सकते हैं। इसके लिए हम तत्वों का वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण का जो उद्देश्य होता है वही तुलना करना होता है। देखिए जैसे कि दो प्रदेश हैं, ठीक है, दो प्रदेश, उनको किसी तत्व की समानता के आधार पर उनका सीमांकन किया गया है, लेकिन उन दोनों प्रदेशों में कुछ समानताएं पाई जाती होंगी, कुछ विविधताएं पाई जाती होंगी। तो उन समानताओं और भिन्नताओं को किस माध्यम से हम स्पष्ट कर पाएंगे? उन दोनों प्रदेशों की तुलना के माध्यम से। लेकिन इस तुलना का आधार क्या होगा? तत्व और उन तत्वों का वर्गीकरण। फिर विश्लेषण, संश्लेषण तथा सामान्यीकरण। विश्लेषण के माध्यम से उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया। संश्लेषण के माध्यम से उन्होंने कारण संबंधों की पहचान तथा अध्ययन करी और तत्पश्चात जो उनके निष्कर्ष निकले उन्होंने उसको समूह पर लागू करने के लिए सामान्यीकरण का सहारा लिया। सामान्यीकरण के माध्यम से उन्होंने नवीन निष्कर्ष एवं सिद्धांतों का निर्माण किया। मानचित्रण विधि। मानचित्रों की अनिवार्यता का बोध कॉल रिटर को था। उन्होंने स्वयं यूरोप के 6 मानचित्रों का एक एटलस प्रस्तुत किया, जिसका कि अभी रचनाओं में हम लोगों ने उल्लेख किया था। अर्धकुंडे में भी उन्होंने प्रदेशों के मानचित्र का निर्माण किया। इनकी जो शैली थी वो नियतवादी अध्ययन शैली थी। इन्होंने पृथ्वी और मानव के मध्य में अंतर संबंधों के ये पक्षधर थे। इन्होंने ऐतिहासिक विविधता का आधार भी भौगोलिक विविधता को बताया कि ये जो ऐतिहासिक विविधता है वो भौगोलिक विविधता का ही परिणाम है। इन्होंने ये भी बताया कि किसी क्षेत्र की मानव जाति के इतिहास को उस क्षेत्र के भूगोल के बिना नहीं समझा जा सकता। इन्होंने मानव समुदायों के कालानुक्रम में परिवर्तनशील स्वरूप में भौगोलिक दशाओं के व्यापक प्रभाव को भी बताया कि विभिन्न कालों के में जो मानव समुदाय में जो परिवर्तन हुआ है उसमें भौगोलिक दशाओं का व्यापक प्रभाव हुआ है। इस तरीके से इनकी जो शैली थी वो नियतवादी अध्ययन शैली थी। यहीं पे मैं कॉल लेटर को समाप्त करता हूं और आप लोगों को प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक एक करके जो आप लोगों को जिज्ञासाएं हो वो आप लोग अपनी मेरे समक्ष रख सकते हैं। डीकेपी सर समझ गए। ठीक। जिशान अख्तर, जिशान अख्तर, कुमारी मंजुलता जी पूछिए। मनीष कुमार, मोहम्मद जहूर आलम, सर समझ गए सर। मीना कुमारी, मिथिलेश कुमार, सर जो 6 मैप ऑफ यूरोप जो पुस्तक है जी जी जी, वो इनका ही है ना सर? कौन सा? 6
हाँ 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 हाँ, यूरोप 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 यूरोप। इन्होंने छह मानचित्र यूरोप के बनाए थे। यूरोप के 6 मानचित्रों का एक एटलस में प्रस्तुत किया था। ठीक। निशांत कुमार। जूने के बारे में क्या कुछ बता रहे थे? ज्यूने के बारे में हम कुछ बता रहे थे। इनकी भौगोलिक अवधारणाओं के में एक जगह पे आया है ज्यूने के नाम पे कि इन्होंने जो ज्यूने का ये मत था कि किसी क्षेत्र की जो भू रचना होती है, अंतर संबंधों के भूगोल में हम बता रहे थे कि ज्यूने का जो मत था कि किसी क्षेत्र की भू रचना, ठीक है, जो वहाँ के की भू संरचना है, जलवायु, पौधों, जंतुओं और मनुष्यों में अंतर संबंध की धारणा का समर्थन करता था। यानी कि किसी क्षेत्र की भू रचना जलवायु, पौधों, जंतुओं और मनुष्यों में अंतर संबंध होता है, इस क्षेत्र का ज्यूने समर्थन करता था। और यही यही जो तथ्य है, इसी तथ्य का अनुसरण क्या करता था? रिटर करता था। भाई बाकी सब लोग अपने माइक को बंद कर दें। रिटर भी तो यही कहते थे ना कि मानव जाति के ऊपर वहां की भौगोलिक वातावरण का प्रभाव पड़ा है। तो जो भौगोलिक वातावरण है, भाई बाकी सब लोग अपना माइक बंद कर दें, सिर्फ जिसने प्रश्न पूछा है वही खोले। ठीक है। तो ज्यूने का यह मत था कि किसी क्षेत्र की भू संरचना, किसी क्षेत्र की जलवायु, किसी क्षेत्र के पौधों और जंतु और किसी क्षेत्र के मनुष्यों, इन सारे तत्वों में आपस में एक अंतर संबंध होता है। इस अंतर संबंध की धारणा का समर्थन रिटर करता था। यही ज्यूने का मत है। ठीक। अगला निशांत कुमार हो गए। प्रियांशु, राज कपूर। सर अभी कुछ नहीं पूछना। ठीक। सीमा, शिवानी कुमारी, नो सर, नो क्वेश्चन। विवेक कुमार, नो सर। अमन केसरी। ठीक। फिर आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। ठीक है। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हम्बोल्ट और रिटर दोनों को तुलनात्मक अध्ययन के रूप में। ठीक है। अगली क्लास हमारी कल इसी समय 10:30 बजे होगी। ठीक। हम अपनी बात को खत्म करते हैं और क्लास को ओवर करते हैं। ठीक।